प्रिय पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस पत्रकार वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच देश की दो महान शख्सियत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में इस देश के नौजवानों की, इस देश की कांग्रेस की मुखर आवाज और मूर्धन्य नेत्री रागिनी नायक, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हम लोगों के बीच है। और इस देश की सरहदों पर अपने प्राणों को आहूत करने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले हमारे कर्नल चौधरी साहब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख हैं, हमारे बीच हैं। आप दोनों इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं पहले आग्रह करता हूं रागिनी नायक जी से कि वे अपनी पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। पटना की पावन भूमि में आज कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और इस्तकबाल करती हूं। अपनी बात इस दोहे के साथ आज मैं शुरू करना चाहूंगी और इसी से मुझे लगता है आज की प्रेस वार्ता की भूमिका भी बंधेगी कि सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय हरि आप। तो झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। इसीलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एनडीए ठगबंधन ने पिछले 20 सालों में बिहार की जनता से इतने झूठ बोले, इतने जुमले सुनाए, इतना फरेब और इतना पाखंड किया कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। झूठ बोलना पाप है, पाप का घड़ा भर चुका है, जो 14 नवंबर को फूटने वाला है। झूठ की बिसात पर राजनीतिक चालें चलते हुए मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी ये भूल जाते हैं कि जनता को मूर्ख समझने वाला नेता अंततः खुद ही बुड़बक साबित होता है। आ रहे मोदी जी 4 बजे, आप सब लोग जानते ही होंगे, इसके बाद आपको वहीं जाना होगा। करीब 60 बार मोदी जी बिहार आ चुके हैं, लेकिन कब आते हैं? जब चुनाव होता है, चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए आते हैं। आतंकी हमला हो जाता है देश में, राहुल गांधी जी वहां जाते हैं और मोदी जी बिहार में चुनाव की रैली को संबोधित करने के लिए आते हैं। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, ये इनका मूल मंत्र है। रखिए मूल मंत्र, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार की जनता की आंखों में धूल मत झोंकिए, झूठ मत बोलिए। तो आचार संहिता से ऐन पहले आते हैं, 62,000 करोड़ की घोषणाएं करके जाते हैं बिहार के लिए, हजारों करोड़ की घोषणाएं, लेकिन ये नहीं बताते कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज 10-11 सालों में डिलीवर क्यों नहीं हुआ अभी तक। और 1.25 लाख करोड़ बिहार का स्पेशल स्टेटस तो छोड़ दीजिए, ₹1.25 का नेग भी उसमें से निकलकर क्यों नहीं आया केंद्र सरकार की तरफ से, यह बड़ा सवाल पूछा जाता है। कोई जवाब हमें नहीं मिलता। और 2 दिन पहले भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे छोटी प्रेस वार्ता आप लोगों ने देखी होगी, 26 सेकंड की प्रेस वार्ता, यानी कि मैगी बनने में भी 2 मिनट का समय लगता है। ये एनडीए ठगबंधन के नेता 1 मिनट भी टिककर मंच पर नहीं खड़े रहे और सम्राट चौधरी जी को अकेला छोड़कर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। और फिर सम्राट चौधरी जी को खुला मैदान मिल गया कि मोदी जी को खुश करना है, लंबी लंबी हांको, लंबी लंबी फेंको, वही शुरू हो गया। घोषणा पत्र में भी उस पर आऊंगी, पर एक बात जरूर कहना चाहती हूं, मोदी जी ने 11 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की। पत्रकार बंधुओं के सामने, उनके सवालों के सामने ऐसे थर-थर कांपते हैं मोदी जी। लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप काशी को क्योटो तो बना नहीं पाए। अब आप कह रहे थे कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पर मोतिहारी की चीनी मिल कब खुलवाएंगे, मीठी चाय बिहार से कब पीकर जाएंगे, ये नहीं बताएंगे। तो बार बार घोषणा करते हैं, पर पिछला हिसाब देने का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है।
अब इनके जुमला पत्र पर भी मैं आ जाती हूँ। घोषणा पत्र नहीं था ये घोषणा पत्र देने का समय थोड़ी ना था, ये तो रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय था, उपलब्धियां गिनाने का समय था, अचीवमेंट दिखाने का समय था। पर जानते थे कि अगर रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे तो मिलेगा नील बटा सन्नाटा, सिफर शून्य बड़ा सा जीरो। तो मैं घोषणा पत्र नहीं कहती, मैं तो जुमला पत्र कहती हूं, क्योंकि जुमले ही जुमले हैं। तो पहली बड़ी बात जो जुमला पत्र में बोली इन्होंने, 1 करोड़ नौकरी। पिछले 11 साल में 2 करोड़ नौकरी किसी साल में दे दी हो तो बताइएगा। पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, बिहार में 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। क्या बात कर दी मोदी जी ने। और जैसे ही नौकरी और करोड़ों की बात आती है तो मुझे नाली की गैस पर पकौड़ा तलने वाली बात भी याद आ जाती है। और एक मुझे डायलॉग भी बहुत याद आता है, आपको भी शायद याद होगा, ये 2.5 किलो के हाथ वाला सनी देओल, याद है आपको? 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो उठता नहीं, उड़ जाता है। पर मैं दूसरे डायलॉग की बात कर रही हूं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और वैसे ही उसी तर्ज में एनडीए ठगबंधन की घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। तो वो ठगबंधन जो नौजवानों को रोजगार मांगने पर लाठियों से भांजता है, वो क्या नौकरियां देगा? वो ठगबंधन जिसके संरक्षण में 10 बड़े पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, डिग्रियां बिकती हैं, वो क्या नौकरियां देगा? वो ठगबंधन जिसके शासन में 3 करोड़ 45 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हो जाते हैं बिहार में, 3 करोड़ 18 लाख नौजवान पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, वो क्या नौकरियां देगा? ऐसा ठगबंधन जिसकी नाक के नीचे स्कूलों की एनरोलमेंट रेट लगातार गिरती जाती है, देश में सबसे कम हो जाती है, उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 17% पर आ जाता है, यानी कि 18 से 23 साल के करीब 1 करोड़ नौजवान बिहार में उच्च शिक्षा से वंचित हैं। ये क्या पढ़ाएंगे और ये क्या रोजगार देंगे, ये क्या नौकरी देंगे? मुझे लगता है आज ये सबसे बड़ा पर्दाफाश है इनके झूठ का। कहते हैं कि हम आधुनिक शिक्षा देंगे। 17,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, 86% स्कूल ऐसे हैं जहां कंप्यूटर नहीं है। और ये आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं। आधुनिक शिक्षा का आ भी नहीं दे पाए बिहार में, 20 साल हो गए। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, अब तो 20 साल गुजर गए, ये आगे भी कभी नहीं दे पाएंगे। दूसरा बड़ा जुमला, 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। पिछले 6 महीने में 11 बड़े कारोबारियों, व्यापारियों की हत्या हो गई सरेआम, दिन दहाड़े। कौन करेगा इस जंगल राज में आकर निवेश? जंगल राज भी कहूंगी और रावण राज भी कहूंगी। कौन करेगा ऐसी जगह पर आकर निवेश? और अगर निवेश करवाना था तो कह देते ना अडानी जी को। 1 रुपए प्रति एकड़ में जमीन दे रहे हैं, LIC का 32,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं निवेश 50 लाख करोड़ का करवाएंगे। अगर करवा सकते तो जहां चाह वहां राह होती है, अभी तक क्यों नहीं करवाया? और किसी पत्रकार बंधु को मौका मिल गया, उसने पूछा अमित शाह जी से कि औद्योगिक विकास क्यों नहीं हुआ बिहार में? तो कहते हैं जी यहां पर जमीन ही नहीं है, कहां इंडस्ट्री लगाएंगे, कैसे औद्योगिक विकास करेंगे? तो चुनाव के बाद जमीन स्वयंभू हो जाएगी, जैसे महामानव स्वयंभू हुए थे। स्वयंभू महामानव की तरह मुझे लगता है जमीन भी स्वयंभू हो जाएगी और निवेश हो जाएगा अचानक से होकर। 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है, कैग की रिपोर्ट कहती है। वही कैग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में 3,59,000 करोड़ रुपया बिहार में लैप्स हो गया। महंगाई इतनी है, आसमान छू रही है। हमारे समय पे कहते थे महंगाई डायन खाए जात है, अब उसी महंगाई को डार्लिंग बना लिया है। पहले डायन होती थी, अब डार्लिंग है, अब गले लगा रहे हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, और ये इतने घोटाले हो रहे हैं और इतना पैसा लैप्स हो जाता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार वाले, ऐसे गैर जिम्मेदार ठगबंधन ना तो कभी बिहार में ये निवेश करवा पाए थे, ना ही निवेश करवा पाएंगे। अब मैं तीसरी बात पर आती हूं, खुद महिला।
तो जुमला पत्र में महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई। तो आगे मैं इन पंक्तियों के साथ बात करना चाहती हूं कि बिहार में लड़ रही हैं लड़कियां तब पढ़ रही हैं लड़कियां, लड़ रही हैं लड़कियां तब पढ़ रही हैं लड़कियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं लड़कियां, और इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो दीप बनकर स्वयं जल रही हैं लड़कियां। तो जो बिहार की महिलाओं की बात हो, बेटियों की बात हो, लड़कियों की बात हो, तो एनडीए सरकार का जो राज रहा है वो एक लंबी स्याह काली रात की तरह है, जिसकी भोर होना अब बहुत जरूरी हो गया है। क्या दुर्दशा है महिलाओं की, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप तो सब यहीं रहते हैं, आप जानते हैं, रोज पढ़ते हैं। पर मैं कुछ घटनाएं जरूर यहां पर बताना चाहूंगी कि हमें भूलना नहीं चाहिए। 6 मार्च 2025 बिहार शरीफ एनएचए के साथ के खेत में एक युवती की लाश मिलती है, उसके दोनों तलवों पर 9 कीलें ठुकी होती हैं। 1 जून 2025 मुजफ्फरनगर, सब पूरे देश ने देखा था, 11 साल की दलित बच्ची का बलात्कार होता है, 20 बार चाकू घोंपा जाता है, आती है वो इलाज के लिए पटना और पड़ी रहती है, एम्बुलेंस में मर जाती है। 19 जुलाई 2025 गया जी में परीक्षण देने गई एक पुलिस सैन्य अभ्यर्थी बेहोश हो जाती है, एम्बुलेंस में उसे ले जाया जाता है कि इलाज के लिए ले जाएंगे, उसी एम्बुलेंस में उसका सामूहिक बलात्कार होता है। 1 अक्टूबर बेगूसराय, एक 13 साल की छोटी सी बच्ची रामलीला देखकर वापस लौटती है, उसका बलात्कार होता है, हत्या होती है और उसे पोखर में फेंक दिया जाता है। यह महिला सशक्तिकरण हो रहा है बिहार में। शर्म आनी चाहिए सम्राट चौधरी को इस तरीके की बात भी मुंह से निकालते हुए। पहले माफी मांगनी चाहिए बिहार की महिलाओं से, जिनकी अस्मिता को 10,000 रुपए में खरीदने के लिए चले हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए इनको। बिहार में रोज महिलाओं के खिलाफ 55 अपराध होते हैं, 35 महिलाओं का अपहरण होता है, 8 महिलाओं की हत्या होती है, एक हफ्ते में करीब 18 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार होता है। और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मैं तो दिल्ली से आती हूं, साल भर होने वाला है रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार को। अब रेखा गुप्ता कैसे मुंह खोलते ही गुड़ का गोबर करती हैं वो आज का विषय नहीं है, लेकिन उनकी सरकार क्या कर रही है ये जरूर आज का विषय है। क्योंकि 2500 रुपए साल भर होने को आया है, दिल्ली की महिलाएं आज भी बाट जो रही हैं। जो सिलेंडर 500 रुपए में होली पर देने की बात कही थी, दिवाली भी निकल गई, वो 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे सकते, 2500 नहीं देते, ये लखपति दीदी बनाएंगे। चुनावी जुमले के अलावा महिलाओं के लिए और कुछ एनडीए ठगबंधन के पास है नहीं। और तो और जो माइक्रो फाइनेंस माफिया है, उसने आर्थिक मदद करने के बजाय महिलाओं को लूटना शुरू कर दिया है। करीब 1 करोड़ 9 लाख महिलाएं बिहार में ऐसी हैं जिनके ऊपर 30,000 से ज्यादा का कर्ज लाद दिया गया है, और केवल ब्याज चुकाने में ही हजारों रुपए उन महिलाओं के खर्च हो जाते हैं। ये क्या महिलाओं की समानता, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे। मुझे तो लगता है जब ये मुद्दा उठाया जाए तो चुल्लू भर पानी इन्हें जरूर दे देना चाहिए। और अंत में मैं किसानों की भी बात करना चाहती हूं, और मैं कहना चाहती हूं कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका वो किसान की कीमत क्या जाने। तो अब समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाएंगे। अभी तक क्यों नहीं पहनाया, ये तो हर जुमले पर सवाल है। पर किसानों के बारे में इनकी सोच क्या है, ये इनके शब्दों से नहीं, इनके काम से पता चलता है। तो जैसा ये समर्थन मूल्य वाला वादा है, वैसा ही एक वादा और किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। और एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि 27 रुपया प्रतिदिन ही किसान कमा पा रहा है। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था किसानों का। कर्जा माफी तो छोड़ दीजिए, मोदी जी तो 3 काले कानून लेकर आ गए थे, और आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने क्या क्या बोल दिया अन्नदाता को। इतना अत्याचार किया कि 700 किसान शहीद हो गए।
ये कोई भूल सकता है क्या? और खुद केंद्र सरकार ये बताती है कि बिहार सरकार ने लागत के आधार पर समर्थन मूल्य की सिफारिश देना अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। और तो और 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्चा किसानों का बढ़ाकर अब कह रहे हैं कि हम 8 रुपया प्रतिदिन अतिरिक्त दे देंगे आपको, यानी कि करीब 3,000 रुपए महीना, माफ कीजिए साल। 30,000 रुपए की लागत बढ़ा दी और 3,000 रुपए की सहायता कर दी। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं हुआ। इस तरीके से मुझे लगता है कि हम तो अभय जी अगर प्रेस वार्ता में इनके झूठे जुमले बताते जाए तो शाम हो जाएगी, मोदी जी का शो भी खत्म हो जाएगा। वो शो ही करने आते हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी होती है उनकी, और कुछ नहीं होता। वो पसीना मल के चेहरा चमकाने वाले व्यक्ति हैं, केवल फोटो नजारे दिखाएंगे, नतीजे नहीं मिलेंगे, आउटकम नहीं होगा, ऑप्टिक्स होगी। आज वो ऑप्टिक्स बहुत बढ़िया मिलेगी क्योंकि पैसा बहुत है, धनराशि बहुत है इनके पास, खूब खर्चा करेंगे। लेकिन आज इनके जुमलों और झूठी वादों और झूठी घोषणाओं का पर्दाफाश जो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि आप सभी लोग जनता तक इस बात को और ले जाएंगे। पत्रकार बंधु जनता तक हमारी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं बंधु इसीलिए भी कह रही हूं क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार की बेटी हूं। मेरे पिताजी मनोहर नायक जनसत्ता में करीब 30 साल कार्यरत रहे, और वो बचपन से एक बात कहते थे जो कि मैं आज जरूर कहना चाहती हूं। वो कहते थे कि सच्चे पत्रकार की कलम झुकती है तो लिखने के लिए। और ये सीख मैंने हमेशा उनसे ली और ऐसी ही अपेक्षा मुझसे है। और मैं ये भी मानती हूं कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। नेता आते हैं, भाषण देते हैं, नेता आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, पर जो रह रहा है जहां, वो स्वतः भुक्तभोगी जो है वो सब कुछ जानता है। पब्लिक सब कुछ जानती है, इसीलिए एनडीए ठगबंधन के काट की हांडी इस बार चढ़ेगी नहीं, इस बार जलेगी। और क्योंकि मैंने झूठ से ही बात शुरू की, एनडीए ठगबंधन के झूठ से बात शुरू की, तो मैं झूठ पर ही बात खत्म भी करती हूं। ये कहा जाता है झूठ बोले कौआ काटे, कहा जाता है ना, गाना भी है, झूठ बोले कौआ काटे। तो ये बात मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक छोड़ देना चाहती हूं और जो आपके पाठक हैं उन तक छोड़ देना चाहती हूं कि अगर हर बार झूठ बोलने पर काला कौआ काटता तो एनडीए ठगबंधन का आज क्या हाल होता, उनके नेताओं का आज क्या हाल होता, ये मैं जनता के विवेक पर छोड़ती हूं। आपने इस प्रेस वार्ता को बहुत ही धैर्य के साथ सुना और कवर किया, मैं बहुत आभारी हूं। और जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। मैं अनुरोध करता हूं कर्नल रोहित चौधरी साहब से कि वे अब आगे अपनी पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। उसके बाद हम कुछ प्रश्न लेंगे। हमारे दोनों ही नेताओं को आगे सभाओं में जाना है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बहुत छोटे संक्षिप्त में हम प्रश्न करें। थैंक यू रागिनी जी। जय हिंद प्रिय साथियों, पत्रकार बंधुओं। रागिनी जी, अभय दुबे जी, धीरज जी, विनोद जी और चंदन कुमार जी, ये हमारे डायल 112 सर्विस, जो हमारी बिहार की सर्विस तकरीबन 10,000 से अधिक एक्स सर्विसमैन पुलिस में एम्प्लॉयड हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रेसिडेंट हैं। और धीरज जी जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। और विनोद जी बिहार की एक्स सर्विसमैन विभाग के वाइस चेयरमैन हैं। तो साथियों, रागिनी जी ने जो बात कही, झूठ का जो तंत्र इन्होंने आपके सामने रखा, इस एनडीए सरकार का, मोदी जी का और उनके मंत्रिमंडल का, उनके साथियों का, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो देश के सैनिकों का, जो अपनी कुर्बानी देने के लिए -60 डिग्री से 60 डिग्री तक के टेम्परेचर के अंदर मरने के लिए, तपने के लिए, लड़ने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनसे जब झूठ बोल सकते हैं तो बाकी लोग 140 करोड़ लोगों से झूठ बोलना
बड़ी आसान बात है, ये उनके खून में रमी और बसी हुई चीज है। तो ये झूठ बोलने का तंत्र हमें खत्म करना है। तो साथियों, एक दोहे के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना। मैं कोई कवि नहीं हूं, हथियार चलाए हैं, मिसाइल चलाई हैं, तो कवि नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। मोदी जी, कभी चलकर देख लेना। आप वर्दी में उनके साथ जाकर होली दिवाली के समय तो बिताते हैं, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं पर छुप जाते हैं और उनकी वेलफेयर करने के लिए और देश की सुरक्षा को पूरा चाक चौबंद करने के लिए कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो साथियों, बिहार का एक एक युवा अपने दिल में सपना लेकर जवान होता है कि मैं देश की सेना के अंदर भर्ती होऊंगा और देश की सुरक्षा करूंगा। याद रहे कि बिहार देश की सेनाओं में 11% युवा भेजने का काम करता है। देश के पूर्व सैनिकों में 11% पूर्व सैनिक पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेनाओं में बिहार से आते हैं। और उनका सपना तोड़ने का काम मोदी सरकार ने बखूब किया। पहले तो उनके ऊपर थोपा अग्निवीर जैसी योजना, जो ना युवाओं के लिए सही थी और ना ही देश की सुरक्षा के लिए सही थी। हमने देखा 2022 के अंदर जिस तरह से पटना के अंदर कितना बड़ा जन आंदोलन युवाओं ने किया। आक्रोश था उनके दिल में, क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते थे, रेगुलर सैनिक बनना चाहते थे, लेकिन उनके सपनों को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। और उसके बाद सबसे बड़ी चोट अब, क्योंकि अगले साल से अग्निवीर 4 साल की अपनी सेवा पूरी कर कर वापस आएंगे और उनके सपनों पर, उनके भविष्य पर सबसे बड़ी चोट मोदी सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए दी है, मारी है कि वो 4 साल सेना में अग्निवीर रहे, आप सिंदूर में काम किया, लेकिन अब उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम के नोटिफिकेशन के जरिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उनकी एब्जॉर्प्शन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में करनी शुरू कर रहे हैं। यह शर्मनाक बात है। क्या आप चाहेंगे देश का सैनिक जो 4 साल तक देश की सेना के अंदर काम करके आया है, क्या वो किसी अंबानी और अडानी की सेना के अंदर, प्राइवेट सेना के अंदर जाकर या उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जाकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करे? ये भविष्य देश के और बिहार के युवाओं ने क्या अपने लिए देखा था? नहीं देखा था। ये नोटिफिकेशन कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम का है और ये कहता है आखिर में कि ये होम सेक्रेटरी की इजाजत से इशू किया हुआ नोटिफिकेशन है। हम इसकी कॉपी आपको देंगे। इसका मतलब ये अमित शाह जी की नाक के नीचे ये नोटिफिकेशन उनकी हामी के साथ निकला है। मोदी साहब की जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, झूठा डकोसला है, उसके नीचे ये नोटिफिकेशन निकला है। इस नोटिफिकेशन को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सिरे से खारिज करती है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सारे देश के साथ संवाद करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे और जय जवान कैंपेन पूरे देश में चलाया गया, जिसके अंदर कहा गया कि अग्निवीर योजना देश की सेनाओं के लिए, सुरक्षा के लिए घातक है, उसको जाना होगा। अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी खत्म करेगी और अग्निवीरों को रेगुलर करेगी। और इसके साथ जो 1.5 लाख बच्चे अग्निवीर योजना लाने के समय में जो लोग आर्मी और एयरफोर्स के अंदर नियुक्तियां पा चुके थे, उन लोगों की ज्वाइनिंग रोक दी गई थी, उनको ज्वाइनिंग देने का काम करेगी। यह कांग्रेस पार्टी की सेनाओं के प्रति सोच है। और हमारे 140 करोड़ जो देश की संख्या, जनसंख्या है, लोग हैं,
उनके दिल और दिमाग सेनाओं के साथ भावनात्मक तौर से जुड़े हुए हैं। तो ये सब इन्होंने अग्निवीरों के साथ किस तरह से धोखा किया है, देश की सेनाओं के साथ धोखा किया है। हम सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि जब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि इन सभी अग्निवीरों को देश में पेंशन वाली पक्की नौकरी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो ये 10 टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एब्जॉर्ब करने का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया। इसके जरिए उन्होंने कई जगहों पे कहा है कि इस 4 साल सेना से सरकार के खर्चे के ऊपर इनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद इनको एम्प्लॉय किया जाएगा। तो इसका मतलब आपने पहले से तैयारी कर रखी थी कि इनको अडानी की, अंबानी की प्राइवेट आर्मीज बनाने दिया जाएगा। आपने देखा होगा हाल में जो हमारे वैगनर आर्मी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर इस्तेमाल की गई प्राइवेट आर्मीज थी, जो पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग युवाओं को लेकर उसमें झोंक दिया गया लड़ाई के अंदर। वैसे ही हमारे युवा अब अडानी की और अंबानी की प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट आर्मीज बनेंगी और उसके अंदर उनको देश में, विदेश में, खाड़ी में, यूक्रेन में, जहां कहीं पे भी युद्ध होगा उनको झोंक दिया जाएगा। ये हमारे युवाओं को भविष्य दिया है इस मोदी सरकार ने। इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जिस तरह से अभी ऑप सिंदूर खत्म हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ऑप सिंदूर जारी है। ऑप सिंदूर जारी है तो कांग्रेस पार्टी का जय जवान कैंपेन भी जारी है कि अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक अपने साथी को, जायसवाल, ये भी आपके सामने दिखाना चाहता हूं। मोदी सरकार ने इस युवा के साथ जो अग्निवीर था, 1.5 साल तक नौकरी की, ब्लास्ट के अंदर इसकी उंगली चले गई। अगर ये रेगुलर सैनिक होता तो इसको ईएमई में, सर्विसेज के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता। लेकिन इस लड़के को देख सकते हैं, इस लड़के को अग्निवीर होने के नाते इसको बाहर निकाल दिया गया, कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने बिहार यात्रा के अंदर 2 महीने पहले इस लड़के की आवाज को उठाया था। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जागी और उसके बाद कांटेक्ट किया गया, लेकिन अभी भी कोई भी इनको जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाए। साथियों, ऐसे एक जायसवाल नहीं, अमरनाथ जायसवाल एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया। अगर ये रेगुलर सैनिक होते तो इनको एब्जॉर्ब किया जाता। कांग्रेस पार्टी इनको न्याय दिलवाने का काम करेगी। साथियों, इसके साथ साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, इन्होंने बिहार के लिए इलेक्शंस के अंदर पूर्व सैनिकों को मान और सम्मान देने के लिए एक मैनिफेस्टो के अंदर कुछ चीजें शामिल की है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सैनिकों के सम्मान में हमेशा से खड़ी थी, है और रहेगी। लेकिन एनडीए ने, मोदी साहब ने, किसी ने भी एक शब्द भी इन सैनिकों, पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए नहीं बोला। और याद रहे, बिहार के अंदर पूर्व सैनिक और सैनिक समाज की 10 लाख से ज्यादा बड़ी संख्या है। इसका मतलब 60 से 70 लाख वोट कंट्रोल करते हैं। और आप ये लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 9 और 10% वोट शेयर कंट्रोल करते हैं। इस वोट से हमने फैसला किया है कि ये बात पूरे बिहार में लेकर जाएंगे और वोट की चोट इनको, एनडीए को, नीतीश सरकार को मारी जाएगी। और यहां पर मैं आपके समक्ष हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सैनिकों के सम्मान के लिए दिए गए पॉइंट्स हैं। पहले तो जो शहीद होते थे उन शहीदों के लिए 50 लाख यहां पर जो
मानदेय राशि थी उसको कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार बनते ही उसको 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया जाएगा। ये हमारा वायदा है। और इसके विपरीत ऑप सिंदूर के अंदर जो हमारे 10 सैनिक हताहत हुए थे, जिसको राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला पूरे देश के सामने और कहा कि हमारा कोई जवान और कोई सैनिक कोई शहीद नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के 2 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक इम्तियाज अहमद खान थे और एक सुबोध कुमार सिंह थे। इन दोनों को हमने आपके सामने रूबरू किया था तकरीबन 2.5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और उनमें से एक को हमारी आवाज उठाने के बाद मोहम्मद इम्तियाज अहमद को वीर चक्र से नवाजा गया है, जो सेना द्वारा उसको नवाजा गया है। लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार ने शुरू में यह नहीं माना था कि कोई भी हमारा सैनिक हताहत हुआ है, लेकिन हमारे दबाव में, राहुल गांधी जी के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में उनको मानना पड़ा और उनको मान और सम्मान देना पड़ा। इसके बाद 10,000 से ज्यादा डायल 112 सेवा के अंदर हमारे एक्स सर्विसमैन लगे हुए हैं, जिसके प्रधान चंदन सिंह और वाइस चेयरमैन धीरज ये बैठे हैं हमारे बीच में, और बहुत सारे और भी साथी हैं। ये तकरीबन 6,000 से ज्यादा लोग हैं, 10,000 से ज्यादा लोग हैं। ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। इसमें इनको कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इनको 2022 के अंदर लगाया गया था और कहा गया था कि आपको इंक्रीमेंट दी जाएंगी, लेकिन इन्होंने कोई भी नीति सरकार ने कुछ भी इनको फायदा नहीं दिया। हमने इस लड़ाई में इनका साथ दिया। 32 दिन का इंडेफिनेट स्ट्राइक की गई और उस दबाव के अंदर 5,000 रुपया इनका मानदेय जरूर बढ़ाया, लेकिन डिमांड ये थी कि इनको पक्का किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सरकार ने ये फैसला किया है कि डायल 112 सेवा के जितने पूर्व सैनिक थे उन सबको रेगुलर किया जाएगा। उनके 16 लोग जो अभी तक इस सेवा को देते हुए हताहत हो चुके हैं इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में, उनका कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म किया जाएगा, और आने वाली कोई भी इस तरह की इवेंचुअलिटी होगी तो एक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इसके साथ सैनिकों के वेलफेयर के लिए हम लोग एक कॉरपोरेशन बनाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी तरह तरह की जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके रोजगार है, स्वरोजगार है, जिसके बारे में मोदी जी जरूर बात करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया है। तो वो कॉरपोरेशन बनाने का काम करेंगे। सरकार सेंटर के ऊपर दबाव डालेंगे कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो वापस बहाल की जाएगी। इसके साथ साथ एक और जो सभी राज्यों के अंदर पूर्व सैनिकों के लिए एक कुछ पद निर्धारित किए जाते हैं, उनको बाकी अलग सभी राज्यों के तर्ज के ऊपर भी बिहार में पहली बार ये आरक्षण देने का कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर सेंटर के अंदर तकरीबन 8,10,000 पूर्व सैनिकों के लिए पद निर्धारित है, जिसमें से इस मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने सिर्फ 30,000 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की है। तकरीबन 7,80,000 पद खाली पड़े हैं। अगर ये पद भरे होते तो आज मेरे किसी भी सैनिक को, पूर्व सैनिक को वापस आने के बाद किसी भी इंडस्ट्रियल हाउस में या उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करनी पड़ती। अगर एनडीए सरकार ने ये पद भरे होते, हम सीधे सीधे उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि इन पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जाए। इसके अलावा जिस तरह से मैडम ने बताया कि झूठे और प्रताड़ना भरे काम कर रहे हैं, मोदी सरकार के पहली बार हमने ऐसा देखा कि पिछले 10 साल के अंदर सैनिकों के ऊपर, पूर्व सैनिकों के परिवारों के ऊपर जिस तरह से हमले हुए हैं, मणिपुर के अंदर जिस तरह से आपने देखा, कारगिल युद्ध के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर काम किए हुए हमारे सैनिक हैं, उनकी महिलाओं के साथ किस तरह से नग्न अवस्था के अंदर उनकी परेड कराई गई, और मोदी जी के मंत्रियों से, मोदी जी से एक उनका सहानुभूति के लिए आवाज नहीं उठी।
इसके साथ साथ हमारा एक 9 पैरा कमांडो का एक जवान जो जयपुर के अंदर उसको पुलिस थाने के अंदर लाकर उसको पीटा गया, वो सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर 10 किलोमीटर अंदर जाके लड़ाई तो लड़ सका, लेकिन अपने देश की पुलिस के सामने, एनडीए की सरकार के सामने, इस डबल इंजन की सरकार के सामने हार गया, क्योंकि उसको पुलिस ने पकड़कर उसको बिना बात कर मार पिटाई उसके साथ की। हम उनके साथ खड़े हैं। पंजाब के अंदर हमारे एक कर्नल साहब और उनके बेटे के साथ किस तरह से उनके साथ मार पिटाई की गई थी, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। इसके साथ साथ भुवनेश्वर के अंदर इन्होंने एक ब्रिगेडियर की बेटी जो अपने एक सर्विंग मेजर जो उनके मंगेतर थे उनके साथ जा रही थी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लड़के ने किस तरह से उनके साथ बदतमीजी की, और उसके बाद पुलिस थाने के अंदर जब वो रिपोर्ट लिखने के लिए गए तो उनके साथ प्रताड़ना की, पुलिस ने गलत व्यवहार किया। इंदौर में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यही बीजेपी एनडीए की डबल इंजन की सरकार थी, जहां पर हमारे 4 युवा अफसर थे जो अपनी मंगेतरों के साथ घूमने गए हुए थे, उनके साथ किस तरह से मार पिटाई की, और उनमें से 2 के साथ ऐसे है कि जबरदस्ती उनके रेप की कार्रवाई की गई। तो ये डबल इंजन सरकारों के देश में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के कार्य है, जो आपके जरिए मैं बताना चाहता हूं, और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये पूरे बिहार के अंदर सब जगह लेकर जाए। और मैं अपने साथियों के 10 लाख पूर्व सैनिकों से आह्वान करना चाहता हूं कि जो सेना का सम्मान नहीं करता, हम उसके साथ नहीं है, और हम इस सरकार को उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। ये हमारा वायदा भी है। ये हम पूर्व सैनिक वायदा जब करते हैं या सैनिक वायदा करते हैं तो एक ही वायदा होता है हमारा देश से, या तो तिरंगे में लिपट कर आएंगे या तिरंगा फहरा कर आएंगे। और यह बीड़ा उठाया है पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी ने कि अब या तो इस एनडीए की नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, और उसके अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यदि आप लोगों के कुछ सवाल हों तो हम कोशिश करेंगे उत्तर देने की। प्लीज जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी पूछिए। ज्यादा कॉम्प्लायंस होता है और वो इतना क्रिटिकल होता है कि वो कॉम्प्लायंस करते करते उसे समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो नया होता है बिजनेस में। वो बिजनेस पे ध्यान लगाए या फिर कॉम्प्लायंस पे ध्यान लगाए, इसके लिए उसे। आप ये कहना चाहते हैं कि इतनी जटिलताएं होती हैं सिस्टम की, प्रोसेस की, जिसमें वो उलझ के रह जाता है नौजवान, और वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। वो बिजनेस पे फोकस करने की जगह कॉम्प्लायंस पे फोकस। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन समस्या तो वही है ना। स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया हो, ये सारे कागजी शेर बन के रह गए, और अंततः तो ये बात कह दी गई, भाई हमने तो कहा नहीं, मोदी जी ने ही कहा था ना नौजवानों से कि नाली की गैस पे पकौड़े तल लो, क्योंकि रोजगार तो मिल नहीं सकता। अमित शाह जी से जब पूछा गया कि 2 करोड़ नौकरी देने का आपने वादा किया, तो उन्होंने खुद टीवी के इंटरव्यू में बोला कि वो वादा तो जुमला था। तो अब हम जुमलों पर हम क्या जवाब देंगे भाई? जो 20 साल से सत्ता में रहे हैं, जिन्होंने बिहार के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में धकेला है, जो नौकरी मांगने पर लाठियां चलाते हैं, जिनके राज्य में परीक्षाएं, पेपर रद्द हो जाते हैं, डिग्रियां बिक रही हैं सरेआम, डिप्लोमा से लेके ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के फिक्स्ड दाम हैं कि आप खरीद सकते हैं। तो ऐसे में नौजवानों को क्या भविष्य है? वो पढ़ नहीं सकते, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए पैसा सरकार से नहीं मिलेगा। अगर सरकार से पैसा मिल जाता है तो वो फॉर्म भरना, और जो आप भी कह रहे हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतनी जटिलताएं हैं कि उसी में फंस जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इन सभी मुझे लगता है कि कारणों की वजह से, जैसा कि मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी बताया, कि मजदूर भी बढ़ते जा रहे हैं, सब छोड़ दे रहे हैं लोग, मजदूरी के लिए मजबूर हैं, और पलायन भी बढ़ता जा रहा है। राहुल जी ने तो बहुत तफसील के साथ, वो जब भी आते हैं बोलने के लिए, वो इस पलायन के ऊपर और नौजवानों की जो दुर्दशा है इसके ऊपर जरूर बात करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे देश में
जो एक यूथ बल से गुजर रहा है। भारत, इंडिया इज प्रोबेबली द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ये कहा जा रहा है। ऐसे में अगर आप नौजवानों की नहीं सुन सकते, तो मुझे लगता है कि उनकी तकलीफ को समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए, जो कि मोदी जी के पास नहीं है, जो कि एनडीए ठगबंधन के पास नहीं है। अब आपने हाँ, नहीं, आपका प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री पटना में है हाँ, और छठ पूजा को लेकर आप लोगों पर अपमानित करने का आरोप लगा है। मैं तो भाई साहब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अपमान किया गया है। मैं फिर से कहूंगी, मैं दिल्ली से आती हूं, दिल्ली में वासुदेव घाट बनाया गया। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, जिसमें यमुना जी के बीच में एक ऐसा थोड़ा सा एक मिट्टी का की ऐसी लंबी सी रेखा दिखती है, वो आपने देखा होगा, बहुत फोटो भी चली। तो एक तरफ तो फिल्टर्ड निर्मल जल भरा गया मोदी जी की डुबकी के लिए, और एक तरफ जो यमुना जी का विषाक्त पानी है, जो दिल्ली भाजपा की सरकार के आने के 1 साल बाद यमुना जी में झाग, और अगर आप काला पानी देख लेंगे तो उतरने का मन नहीं आपका करेगा, ये हालत हो गई है। तो वो बिहार के और पूर्वांचल के लोगों के छठ के लिए वो पानी था, और मोदी जी की डुबकी के लिए अलग पानी था। पर अब समस्या ये है कि कलई खुल गई, लोगों को पता चल गया, हाँ, कि कैसे मोदी जी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है और आम आदमी के लिए ये है। और बार बार आपने देखा होगा गोदी मीडिया के तमाम एंकर वहां जाके कोई आचमन कर रहा है, कोई अर्घ दे रहा है, कोई पानी में जाना चाहता था और खुद ही फिसल के गिर गया तो उसने डुबकी भी लगा ली, गया हाँ कितना निर्मल जल है। तो इतना स्वांग, इतनी नौटंकी, इतना ड्रामा हुआ, मोदी जी के मन में भी डर आ गया कि इतनी फजीयत होगी भैया, मोदी जी भी डुबकी लगाने नहीं गए। ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर किसी ने छठ का माहौल पूरी दुनिया के सामने उड़वाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली की, और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है। पर एक बात मैं और कहूंगी, मोदी जी से सवाल पूछ लो तो देश का अपमान हो जाता है, मोदी जी से सवाल पूछ लो तो सनातन धर्म का अपमान हो जाता है, मोदी जी से सवाल पूछ लो तो छठी मैया का अपमान हो जाता है, मोदी जी से सवाल पूछ लो तो समाज का अपमान हो जाता है। अरे भैया, मोदी जी में ऐसे कौन से सुरखाप के पर लगे हैं? इतने प्रधानमंत्री देश के हुए जो कि प्रेस वार्ता करते थे, सवालों के जवाब देते थे, चीन के साथ युद्ध चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी गए पंडित नेहरू जी से कहा कि विशेष सत्र बुलाइए। पंडित नेहरू 72 साल के थे, अटल बिहारी वाजपेयी 36 साल के थे, दो सांसद गए थे, कोई विपक्ष नहीं था उस वक्त, विपक्ष। उसके बाद पंडित नेहरू ने बीच युद्ध में विशेष सत्र बुलाया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पानी पी पी कर कोसा, कहा कि ये सरकार निकम्मी है, ये हो गया वो हो गया। आज अगर आप एक सवाल मोदी जी से पूछ ले तो आप एंटी नेशनल है, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, आप चीन के एजेंट हैं। तो ये फर्क होता है परिधान मंत्री में और प्रधानमंत्री में। और मैं तो फिर वही बात कहूंगी कि बहुत शर्म की बात है कि आप लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को देशद्रोही करार देते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और मोदी जी के 56 इंच का सीना तो भैया पता नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी जी की हथेली जरूर 56 इंच की रही होगी। बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान के मुंह पे उस 56 इंच की हथेली की छाप आज भी है। तो ये अपमान ये रोना बंद कीजिए। बिहार के चुनाव का मुद्दा बुर्का आइडेंटिफाई करना नहीं है, मोदी जी का अपमान नहीं है, धर्म सांप्रदायिकता नहीं है, रोजगार, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, बिहार का विकास, ये जमीनी मुद्दे हैं। इन पर ही बात होगी, इन पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और इन्हीं मुद्दों के जरिए एनडीए ठगबंधन को हराया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने रील का बात किया था, डाटा करके मैंने डाटा सस्ता करा दिया, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो राहुल जी बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि इस पीएम साहब ने लोगों को डेटा सस्ता तो करवा दिया, 8 से 10 घंटे उनको बिजी रखते हैं रील्स देखने में, रील्स बनाने में, और उसके बाद ये अपने जितने भी अंबानी, अडानी, हर आदमी को, अपने धनाढ़ दोस्तों को फायदा करने का काम करते हैं। आप जो रील चलाते हो, आप जो इंटरनेट चलाते हो, उसका फायदा किसको जाता है? डायरेक्ट जियो को जाता है। आपको क्या मिलता है? 8 से 10 घंटे का एंटरटेनमेंट,
10 साल एंटरटेनमेंट करोगे, उसके बाद आपका भविष्य क्या रहेगा? जीरो। आपको रोजगार से गुमराह कर दिया, आपका ध्यान भटका दिया कि आप रोजगार की बात ना कर सको, आप अपने अधिकारों की बात ना कर सको, आप अपने वोट अधिकार की बात ना कर सको, और ये लगातार चोरी करते रहे और अग्निवीर जैसी योजना आपके ऊपर थोपते रहे, देश की सुरक्षा खतरे में डलती रहे। उससे उनको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको ये अच्छा लगता है कि अडानी और अंबानी की प्राइवेट आर्मीज बन जाए, ताकि आप डेटा फ्री कर दो, आपको बिजी कर दो, ध्यान भटका दो और अपने उल्लू साथियों सीधा का कर लो। फायदा कर लीजिए, उल्लू सीधा कर लीजिए। सही बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।